प्यारे साथियों नमस्कार। एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आज जो है हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भौतिक राशियां एवं मापन। साथियों आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में यहां से इस चैप्टर से डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एकमात्र यह एक ऐसा चैप्टर है जो चैप्टर आगे के सभी चैप्टरों में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि भौतिक राशियां और मापन से रिलेटेड आपको अगर कंसेप्ट जानकारी नहीं रहेगा तो आगे के चैप्टर में बहुत सारा समस्या होगा, क्योंकि यह चैप्टर सभी चैप्टर को बेस प्रदान करने का काम करता है। तो ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ों को शुरू से अंत तक हम छोटे से लेकर के और हाई लेवल तक के चीज़ों का डिस्कशन बहुत ही डिटेल में और पूरा समझा करके करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से पॉइंट से। पॉइंट है कि भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रकों के लिए एक कौन कौन सी जो है पद्धतियां हैं। तो मात्रक के लिए जो पद्धति आपको पता होना चाहिए कि पहले थी, वो थी आपका जो है अभी भी प्रचलित है, लेकिन हम इंटरनेशनल तौर पे इसे नहीं मानते हैं। एक तो पद्धति है प्यारे बच्चों MKS पद्धति, दूसरा है CGS पद्धति और तीसरा FPS पद्धति। और ये तीनों पद्धति प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के अलग अलग देशों में जो है प्रचलित हैं, लेकिन इससे होती थी समस्या। इंडिया वाले किसी और सिस्टम को मान रहे हैं, इंग्लैंड वाले किसी और सिस्टम को मान रहे हैं, मान लीजिए रसिया वाले कोई और सिस्टम को मान रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता था, दिक्कत होता था। क्या दिक्कत होता था वो हम आगे बताएंगे आपको। और इसी दिक्कत के कारण एक नया सिस्टम का खोज किया गया, जिसका नाम रखा गया SI पद्धति। क्या नाम रखा गया? SI पद्धति जो है, इसका नाम रखा गया, एक नया सिस्टम खोजा गया जिसका नाम क्या रखा गया प्यारे साथियों? SI पद्धति। SI पद्धति जो है ऐसा पद्धति बना जो पूरे दुनिया के लिए जो है मान्य हुआ, और पूरे दुनिया के लोग इस सिस्टम को क्या करते हैं? मानते हैं। पूरे दुनिया के लोग प्यारे साथियों इस सिस्टम को क्या करते हैं? मानने का काम करते हैं। तो अब आप लोग जो है समझना शुरू करिए। SI पद्धति जो है, सबसे पहले आप इसके बारे में जान लीजिए, फिर FPS, MKS और CGS के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। SI का जो फुल फॉर्म है, अगर यह पूछा जाए तो बताइएगा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। SI का फुल फॉर्म सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है ना, यूनिट्स। पद्धति को आप जो है यूनिट्स बोल सकते हैं या फिर आप जो है सिस्टम बोल सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। SI पद्धति जो है वो MKS पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्धित रूप है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि SI पद्धति जो है वो किसका संशोधित रूप है, तो बताएंगे कि MKS पद्धति का ही क्या है? संशोधित रूप है। ये आपको पता होना चाहिए। जो MKS पद्धति है प्यारे बच्चों, इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो आपके दूरी होते हैं, ठीक है ना, उसको मीटर में मापा जाता है, वजन को केजी में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है। लेकिन जो आपका CGS पद्धति है, इसमें दूरी को यानी कि लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है, वजन को ग्राम में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है CGS के अंदर, ठीक है। और तीसरा जो आपका FPS पद्धति है, इस पद्धति में जो आपका दूरी है उस या लंबाई कह लीजिए, इसको फुट में मापा जाता है, फुट में, और जो वजन है उसको पाउंड में और समय को सेकंड में। तो एक चीज़ कॉमन आपने देखा कि समय ही वह चीज़ है जो तीनों ही पद्धति में समान तरीका से मापा जाता है। सेकंड से ही तीनों में समय को मापा जाता है। लेकिन ये सिस्टम क्या है, हल्का घातक थी। भाई क्या घातक थी? अब मान लीजिए कि इंग्लैंड में FPS सिस्टम चलता है और मान लीजिए अपने यहाँ MKS सिस्टम चलता है, तो आप जो है इंग्लैंड जाएंगे कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो वो केजी में माप के नहीं देगा, केजी में तौल के नहीं देगा, आपको पाउंड में तौल के देगा। तो मान लीजिए कि आपने जो है वहाँ कुछ मार्केटिंग करने के लिए गया, तो आपको जो साधारण लोग हैं उसको तो प्रॉब्लम होगा कि भाई केजी हम तो जानते हैं, हम तो पाउंड जानते ही नहीं हैं, तो हल्का दिक्कत होगा। या फिर आप मान लीजिए कि भारत से, ठीक है ना, भारत से यहाँ के लोगों ने, ठीक है, मान लीजिए कि 50 केजी किलोग्राम में मापते हैं, चूंकि हम लोग वजन को 50 केजी कुछ भेजा इंग्लैंड। अब इंग्लैंड जब ये पहुँचेगा
तो वहाँ के लोग इसको क्या करेंगे, हम लोगों ने तो 50 केजी भेजा लेकिन वो केजी में नहीं मापेंगे, वो पाउंड में मापेंगे। तो फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 50 केजी बराबर कितना पाउंड होता है, तब जा करके उसको कैलकुलेट करके पता चलेगा कि हाँ सही है कि नहीं है। तो इसमें हल्का लोचा था। तो दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो सभी जगह पे एक जैसा हो। जैसे कि अभी हम कुछ देश वाले दूरी को मीटर में मापते हैं, कुछ सेंटीमीटर मापते हैं, कुछ फीट में मापते हैं। तो कहा कि भाई देखिए अपने यहाँ आप कैसे मापते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब इंटरनेशनल व्यापार होगा, एक देश दूसरे देश से व्यापार करेगा, तो वो एसआई पद्धति को मानेगा, और एसआई पद्धति को मानेगा तो इससे फ़ायदा होगा कि जो ये झंझट होती थी कि केजी में हम भेजे, वहाँ पर पाउंड में मापा जा रहा है, ये झंझटें नहीं होगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्यारे साथियों 1 अप्रैल 1957 ईस्वी को, ठीक है ना, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1957 ईस्वी को एसआई पद्धति पूरे दुनिया में क्या किया गया, लागू किया गया था। और ये एसआई पद्धति पूछेगा कि किसका संशोधित है, तो एमकेएस को ही संशोधन करके एसआई बना दिया गया। पूछेगा कि एसआई पद्धति किसका संशोधित रूप है, तो बताइएगा एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है। एमकेएस में जो दूरी या लंबाई कह लीजिए उसको मीटर में मापते हैं, जो आपका वजन है इसको केजी में मापते हैं, और समय को सेकंड में मापा जाता है। ये चीज़ें साथियों आप बेसिक सा छोटा छोटा सा जो बात है वो याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। जो एफपीएस पद्धति है इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है ना, ब्रिटिश पद्धति मतलब ये इंग्लैंड के क्षेत्रों में ज़्यादा ही क्या था, फेमस था। तो अगर आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं, तो बताइएगा कि एफपीएस पद्धति जो है उसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। किस पद्धति के नाम से, तो ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ें जो है आप याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद प्यारे साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के चीज़ों को देखने, सीखने, समझने का जो है कोशिश करेंगे। तो आप लोग भी ध्यान देने की कोशिश करिएगा। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा चीज़ है जो हम आपको दिखाते हैं, इसको एक समरी के रूप में आपको दिखाते हैं ताकि आप आराम से समझ ले। याद रखिएगा इधर हमने भौतिक राशि लिखा है, इधर एमकेएस पद्धति, इधर सीजीएस पद्धति और इधर एफपीएस पद्धति को हमने लिखा है। भौतिक राशियाँ में अगर बात किया जाए तो लंबाई को, किसको, लंबाई को एमकेएस पद्धति में मीटर में मापा जाता है। यही तो एम है, यहाँ पर ये एम है, इसका मतलब मीटर होता है। द्रव्यमान यानी कि वजन को हम लोग किलोग्राम यानी कि केजी में मापते हैं, यही के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और जो आपका एमकेएस पद्धति है उसमें समय को सेकंड से मापते हैं। समय को किससे मापते हैं, सेकंड से। तो यहाँ पर आपका सेकंड जो कि यहाँ पर एस दिखाई दे रहा है, ठीक है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं सीजीएस में। सीजीएस में लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में मापते हैं और समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं। जो एफपीएस पद्धति है इसमें लंबाई को फुट में मापा जाता है, 2 फुट, 4 फुट, अगर एक से ज़्यादा होगा तो फीट बोलेंगे। और जो वजन है उसको पाउंड में मापते हैं। आप अभी भी देखते होंगे जो बेकरी के दुकान वाले होते हैं, केक जनरली जो बनाते हैं, वो अभी भी केक का वजन ज़्यादातर लोगों को बताते हैं कि 2 पाउंड, 3 पाउंड ऐसे करके, ठीक है ना, क्योंकि ये केक वाला कंसेप्ट ही अंग्रेजी कंसेप्ट है, ठीक है। अंग्रेज लोगों के द्वारा जो है प्रयोग में लाया जाने वाला ये केक वगैरह सिस्टम सब है, यानी कि अंग्रेज लोग ही केक बनाते थे। तो अंग्रेज तो केक का वजन करेंगे पाउंड में, तो हम लोग भी आजकल क्या करते हैं, पाउंड में ही बोलते रहते हैं कि 2 पाउंड का केक है या 4 पाउंड का केक है, ये आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये पाउंड जो है ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और सेकंड में समय को तो सब सेकंड में ही क्या करते हैं, मापते हैं। तो ये छोटा सा जो रिजल्ट है वो आप याद रखने का कोशिश करेंगे। अब साथियों बढ़ते हैं कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि जो मात्रक की पद्धतियाँ हैं वो कितने हैं। अब हम जानेंगे कि मात्रक कितने प्रकार के हैं, या आप मात्रक ना कह के राशि भी कह सकते हैं कि राशि कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं मात्रक, एक होते हैं मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि मूल मात्रक क्या होता है और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। साथियों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मूल मात्रक के बारे में। तो मूल मात्रक क्या है, जब इंटरनेशनल बैठक हुआ था एसआई सिस्टम को लेकर के, तो उसमें 7 मात्रकों को बोला गया कि ये मूल मात्रक होगा। ये मूल मात्रक जो होते हैं
वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वो किसी दो या दो से अधिक के मेल से नहीं बने होते हैं, वो खुद होते हैं। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे भी आपको। तो सबसे पहले जानिए कि मूल मात्रक क्या होता है, तब जानेंगे व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। तो बोलिएगा कि वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये सब मूल मात्रक है। इसको फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए किसी भी दो या दो से अधिक मात्रकों की जरूरत जो है नहीं पड़ती है। तो परिभाषा सीधा आप याद रखिए कि वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण हम आपको और डिटेल में यहाँ पर समझाते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है एसआई पद्धति के कुल कितने मात्रक हैं, तो याद रखिएगा कि कुल 7 मात्रक। एसआई पद्धति में कुल कितने मात्रक रखे गए हैं मूल मात्रक, तो एसआई पद्धति के अनुसार कुल 7 मूल मात्रक हैं। 7 मूल मात्रक में हमने यहाँ पर सभी का नाम लिखा है और उसके मात्रक का भी नाम लिखा है। तो यहाँ पर मूल राशियाँ और यहाँ पर उसके मात्रक को भी हमने क्या किया है, लिखने की कोशिश किया है। एक काम हम यहाँ पर और कर देते हैं कि विमा भी लिख देते हैं। कौन चीज़? विमा। विमा क्या होता है अभी जस्ट आपको पता चलेगा, तो हम यहाँ पर विमा भी लिख लेते हैं। ठीक है, तीसरा चीज़ आपसे सीख लीजिएगा यहाँ पर विमा। ठीक है ना, एक तो चीज़ होता है कौन चीज़, मूल मात्रक, और ये भी जो भी चीज़ है। अच्छा, एक बात करते हैं, विमा के साथ साथ हम लोग एक चीज़ और लिखेंगे, संकेत। ठीक है ना, क्या लिखते हैं? संकेत भी लिख लेते हैं ताकि आपको वो भी पता रहे। ठीक है ना, तो पहले संकेत के बारे में बात करेंगे और इसके बाहर जो है ना हम लोग विमा के बारे में बात करेंगे, विमा। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि पहला जो मूल राशि है वो है आपका लंबाई। पहला मूल राशि कौन है? लंबाई है। ठीक है, और लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर होता है। लंबाई का मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है? मात्रक होता है मीटर। और इसका जो संकेत होता है, मीटर को हम लोग शॉर्टकट में याद रखने की कोशिश करिएगा कि एम से सूचित करते हैं, छोटा एम से। किससे? छोटा एम से। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ कि लंबाई जो है या जिसका मात्रक मीटर है उसका विमा क्या होगा, विमा अभी आप केवल सुनते चलिए। आगे हम आपको विमा के बारे में और डिटेल से क्या करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि विमा होता क्या है आखिर। तो विमा जो होगा प्यारे साथियों, ये बीमा आप जानते हैं लंबाई है। लंबाई को हम इंग्लिश में लेंथ कहते हैं। लंबाई को हम क्या कहते हैं? लेंथ। तो लंबाई का बीमा हो जाएगा बड़ा एल, और इसको लिखा जाता है जो आप पता है बड़ी कोष्ठ के अंदर। किसके अंदर? बड़ी कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। तो आपका सीधा दिमाग में रहना चाहिए कि लंबाई का जो बीमा होता है वो एल होता है। लंबाई का बीमा क्या होता है? एल होता है। दूसरा प्यारे साथियों हमारा राशि है द्रव्यमान। द्रव्यमान को आप लोग वजन जनरली कहते हैं। तो द्रव्यमान जो मूल राशि है इसका मात्रक है किलोग्राम, और किलोग्राम को शॉर्टकट में सांकेतिक रूप में हम लोग साथियों केजी कहते हैं। क्या कहते हैं? केजी कहते हैं। और जो आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान का जो आपका ये इंग्लिश होता है वो मास होता है। क्या होता है? मास। और मास के कारण ही इसका बीमा होता है एम। ठीक है ना, द्रव्यमान का जो बीमा हो जाएगा प्यारे साथियों क्या होगा? एम होगा। बीमा को हम लोग इंग्लिश में डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमेंशन। या आप हमने जो बीमा लिखा है ना, आप उसे विमीय सूत्र भी कह सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं समय के बारे में। तो प्यारे बच्चों समय जो है इसका ये मूल राशि है। तो समय मूल राशि जो है इसका जो ऐसा सिस्टम में मात्रक रखा गया वो सेकेंड रखा गया। और सेकेंड को हम लोग जो है अगर सूचित करने की बात आए तो स्मॉल एस से सूचित करते हैं। ये हो गया सेकेंड का संकेत। अब आप बोलेंगे कि सर समय का बीमा क्या होता है, तो बोलिएगा कि सर समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं, तो इसका बीमा होगा टी। इसका बीमा क्या होगा? तो टी होगा। ये टी है, समझ लीजिएगा एक बार आप लोग। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं विद्युत धारा के लिए। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक ये कैसा मात्रक है? तो एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर को हम लोग सूचित करते हैं 12 ए से। संकेत इसका क्या हो जाएगा? ए होगा, या हाँ ए ही चलेगा, या कई जगह पे आई से भी सूचित किया जाता है इसको, 12 आई। ठीक है ना, तो आप ए या 12 आई से सूचित कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि विद्युत धारा का बीमा सर क्या होगा? तो विद्युत धारा का जो बीमा है वो आई ही लिख देंगे। कोई दिक्कत वाली बात जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट। विद्युत धारा का जो बीमा है वो 2 लिख सकते हैं। या तो प्यारे साथियों आप ए लिख सकते हैं,
या इसको आप आई भी लिख सकते हैं, ए या आप आई भी लिख सकते हैं। विद्युत धारा का विमा दो आप याद रखिएगा, ये तो ए या आई, ठीक है। इसके बाद ताप, टेम्परेचर जो होता है ना, जो आपको गर्मी जो लगती है, तो ताप का जो एसआई मात्रक है वो केल्विन होता है। केल्विन का संकेत प्यारे साथियों आप याद रखेंगे, जो ताप जो है और इसका जो एसआई मात्रक है, देखिए ताप का बहुत सारा मात्रक आज पढ़ाएंगे हम आप लोगों को, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, रूबिडियम और केल्विन, इस सब का जानकारी आपको देने वाले हैं। तो अभी आप समझिए कि एसआई मात्रक कौन है इस सभी में, तो एसआई मात्रक है आपका केल्विन, जिसको के से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, के से। और इसका विमीय सूत्र की अगर बात करी जाए तो के होता है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, या तो आप के लिख सकते हैं विमीय सूत्र, या आप थीटा भी लिख सकते हैं। तो आपका जो विमीय सूत्र है वो थीटा भी होगा और के भी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता क्या है भाई साहब, प्रकाश जो निकलती है तो किसी का तीव्रता ज़्यादा होता है, किसी का तीव्रता कम होता है। तो ज्योति के तीव्रता को जो हम मापते हैं, उसका जो ऐसा मात्रक है उसे कैंडेला कहते हैं। और कैंडेला को सूचित करने की जहाँ तक बात है तो हम CD से सूचित करते हैं। किससे सूचित करेंगे, CD से सूचित करेंगे। और इसका जो विमीय सूत्र होगा, डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वो भी CD ही होगा, वो भी क्या होगा, CD ही होगा। और लास्ट पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा जनरली एक केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम मात्रा में चीज़ें को देखा समझा जाता है। तो वहाँ पर पदार्थ की मात्रा को हम मोल में क्या करते हैं, मापते हैं। पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक मोल, और इसका जो हम संकेत अगर बात करें तो हम MOL लिखते हैं। क्या लिखते हैं, MOL। और इसका विमीय सूत्र भी MOL ही होता है। क्या होता है, MOL ही होता है इसका विमीय सूत्र भी, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। 2-3 चीज़ें, पहला चीज़ तो आप याद रखेंगे कि एसआई पद्धति के अनुसार कुल कितने मूल राशियां हैं, तो बताएंगे 7 मूल राशि है। 7 मूल राशि में कौन कौन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि निम्नलिखित में से कौन मूल राशियाँ नहीं है, मूल राशियाँ नहीं है। अब 7 मूल राशि का 7 एसआई मात्रक भी होगा, 7 एसआई मात्रक भी होगा। तो एसआई मात्रक भी आप याद रखेंगे कि लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का केजी होता है, समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर और ताप का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। साथ ही साथ बीमा भी पूछा जाता है। तो समझिए अब बीमा क्या है। किसी भी, याद रखिएगा कि किसी भी भौतिक राशि की, किस राशि की, भौतिक राशि की, ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा क्या है, भौतिक राशि है। तो किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं वे घात होती हैं जब आप क्या करते हैं, उस राशि के मात्रकों को मूल मात्रक MLT, मूल मात्रक कौन चीज़, MLT के घात के रूप में लिखते हैं। जनरली जब हम किसी भी व्युत्पन्न राशि का, प्यारे साथियों, हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं तो हम ML और T के घात के बारे में बात करते हैं, MLT के घात के बारे में बात करते हैं, और इसको इस तरह के ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने मूल राशि का, यहाँ पर हमने मूल राशि का तो आपको जो डायमेंशनल फार्मूला है हमने लिखा ही दिया। लेकिन अगर आपसे कोई व्युत्पन्न राशि का डायमेंशनल फार्मूला पूछ लेगा, जैसे कि आपको बोलेगा कि बताओ प्यारे बच्चों बल, कौन चीज़, तो बल यानी कि फोर्स, बल का जो बीमा है क्या होगा, या बीमीय सूत्र क्या होगा, या इसी को इंग्लिश में पूछ लेगा कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो आप बताइएगा कि देखिए बल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। पहले निकालना सीख लीजिए आप लोग कि किसी भी चीज़ का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो बल का डायमेंशनल फार्मूला जब निकालने के लिए जाइएगा तो सीधा सीधा बोलिएगा कि देखो बल का जो सूत्र होता है वो मास गुने एक्सेलरेशन होता है, मास गुने एक्सेलरेशन होता है कि नहीं, बोलेंगे यस सर, मास गुने एक्सेलरेशन तो होता है। अब जो फार्मूला है उसके मदद से आप इसका मात्रक निकालिए। तो सर मास यानी कि द्रव्यमान, और द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो तो होता है केजी, क्या होता है, केजी होता है। और एक्सेलरेशन जो होता है, जो इसको इंग्लिश में त्वरण कहते हैं, त्वरण जो होता है इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है तो इसका हो जाएगा मास के लिए केजी,
और जो आपका ये है मतलब एक्सेलरेशन, इसका जो सूत्र होता है वो भी आके हम आपको निकाल के भी दिखाएंगे, इसका भी आप धैर्य रखिए। तो इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब ये तो सर इसका जो मात्रक है वो आपने तो लिख लिया बल का SI मात्रक, लेकिन अब इसका बीमीय सूत्र कैसे लिखेंगे? तो याद रखिए बीमीय सूत्र लिखते हैं जब कभी भी तो बड़ी कोष्ठ के अंदर लिखते हैं। बताइए केजी के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो सर केजी का जो बीमीय सूत्र है ना वो m है। क्या है? केजी के लिए जो बीमीय सूत्र है वो क्या लिखा गया है? यहाँ पर आप देख सकते हैं m लिखा गया है कि नहीं? बोलेंगे यस सर केजी के लिए तो m लिखे हैं, तो इस केजी के लिए यहाँ पर लिख लेंगे m। और केजी पर पावर कितना है? कुछ नहीं, तो 1 पावर है, तो 1 पावर लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर इसके गुना में ही है m मतलब जो m जो होता है वो मीटर होता है, यानी कि लंबाई होता है। तो m का देख लीजिए कि जो बीमा है वो l है, जो लंबाई का बीमा होता है वो क्या होता है l। तो इस मीटर के लिए बीमीय सूत्र क्या लिखेंगे? l लिखेंगे। और इसके बट्टा में है s का पावर 2, यानी कि समय का पावर 2। समय का देखिए, समय का बीमीय सूत्र t है कि नहीं? समय का बीमीय सूत्र t है कि नहीं? लेकिन देखिए ये बट्टा के नीचे है ना, जैसे कि मान लीजिए 1/s² है, तो इसको हम लिखेंगे 1/t का पावर 2। क्या लिखेंगे हम? 1/t का पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि s यानी कि सेकंड के लिए जो बीमीय सूत्र है, बीमा है वो t होता है। और चूंकि यहाँ पर पावर 2 लगा हुआ है तो यहाँ भी पावर क्या लगा होगा? 2 लगा होगा, लगाना होगा हमें। अब इसको जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो t के पावर में -2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर करते तो पावर -2 हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम t का पावर -2, t का पावर -2। तो सीधा सीधा प्यारे बच्चों बोलिएगा कि बल का जो यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला हुआ, यानी कि बीमीय सूत्र हुआ, वो mLT-2 या mLT का पावर -2, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो ये तो एक टेलर हम आपको दिखाए हैं आगे, और इसी तरह से सभी महत्वपूर्ण जो भौतिक राशियां हैं उसका हम आपको बीमीय सूत्र और मात्रक निकालना क्या करेंगे? सिखाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला टॉपिक है कि SI पद्धति में कुल कितने संपूरक मात्रक हैं? ये तो आपके मूल मात्रक हैं। 7 कितने? SI पद्धति वालों ने 7 मूल मात्रक रखा, और कुछ संपूरक मात्रक भी उस लोगों ने रखने का जो है काम किया था। कुछ संपूरक मात्रक भी रखने का काम किया था। तो वो संपूरक मात्रक क्या है? 2 ही संपूरक मात्रक उस लोगों ने प्यारे बच्चों डिसाइड किया था। एक तो है समतल कोण। तो समतल कोण जो है इसका SI मात्रक याद रखिएगा रेडियन होता है। समतल कोण का SI मात्रक आप क्या बताएंगे? सर रेडियन होता है। लेकिन अगर बात करेगा ठोस कोण का, तो ठोस कोण का SI मात्रक जो है एस्टेरेडियन होता है। ठोस कोण का SI मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है? एस्टेरेडियन होता है। इतना आप अभी क्या करेंगे? ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे के चीज़ों को प्यारे साथियों क्या करेंगे? सीखेंगे, समझेंगे। तो हम लोगों ने मूल जो राशि है उसके बारे में बात कर लिया। मूल राशि के बारे में बात करने के बाद अब हम लोग जो है व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न राशि के बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। तो आइए सबसे समझते हैं पहले कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। तो व्युत्पन्न का इंग्लिश होता है डेराइव्ड। ये क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक मूल राशि के मदद से ही बनाया जाएगा। किसके मदद से? मूल राशि के मदद से बनाया जाएगा। तो हम सीधा कह सकते हैं कि वे मात्रक जिन्हें 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में है ना व्यक्त किया जाता है उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जिन्हें 2 या 2 से अधिक मूल इकाई, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक मूल इकाई, जैसे यानी कि जो 7 आपने देखा है पीछे 7 मूल मात्रक थे ना, उसी 7 मूल मात्रक के मदद से उसमें से 2 या 2 से अधिक ले करके जो भी व्युत्पन्न राशि जो भी राशि बनाई जाएगी उसे ही हम व्युत्पन्न राशि कहेंगे। जैसे देखिए प्यारे साथियों, जैसे अगर आपका बात किया जाए बल, दाब, कार्य, विभव, न्यूटन, पास्कल, जूल, वोल्ट, ये सभी के सभी व्युत्पन्न मात्रक हैं। ये सभी के सभी कौन से मात्रक हैं? व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि ये उसी 7 मूल मात्रक के मदद से बने हुए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आखिर ये सभी उसी 7 मूल मात्रक से बने हुए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चों बल के बारे में। किसके बारे में? बल्ब नहीं, बल यानी कि फोर्स। देखिए साथियों, बल जो है उसका सूत्र होता है मास गुने एक्सेलरेशन। मास गुने एक्सेलरेशन यानी कि
द्रव्यमान गुने त्वरण। अब अगर इसका आप निकालना चाहेंगे मात्रक, तो इसका मात्रक क्या होगा सर? मास, यानी कि जो द्रव्यमान होता है उसका ऐसा मात्रक हमने पढ़ा है केजी, और फिर गुना कर देंगे। और एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का ऐसा मात्रक आपको पता होना चाहिए कि होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? तो सर इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसको अगर हम समग्र रूप में लिखने की कोशिश करेंगे तो आप या तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोल दीजिए, या ऐसे भी बोल सकते हैं केजी मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर को ऐसे पावर -2 लगा दीजिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी चीज़ को प्यारे बच्चों हम लोग न्यूटन कहते हैं। इसी चीज़ को क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। न्यूटन को किससे सूचित करेंगे? तो एन से, ठीक है ना, न्यूटन कहते हैं। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन उसका जो पूरा ढांचा है वो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं। तो एग्जाम में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन बल का ऐसा मात्रक है, तो हो सकता है कि न्यूटन न दे करके केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे देगा। तो यहाँ अब आप बताइए मुझे कि जो बल है इसको जो है बनाने के लिए केजी का जरूरी पड़ा, मीटर का जरूरी पड़ा और सेकंड का जरूरी पड़ा। यानी कि जो 7 मूल मात्रक है उसमें से 3 चीज़ का उपयोग किया गया है, और 3 चीज़ को मिला करके बल जो है ना भौतिक राशि का निर्माण किया गया है। यानी कि इसीलिए हम इसे व्युत्पन्न कहते हैं। यानी कि जो 7 मूल मात्रक है ना उसको मिला करके इसे क्या किया गया है? बनाया गया है। दूसरा प्यारे बच्चों, हम छोटे से चीज़ के बारे में बात करते हैं, क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में? तो हम क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। तो बताइए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए लंबाई जो होता है वो एक तरह का, अभी जस्ट आप पढ़ाई करके ही आए हैं कि लंबाई का ऐसा मात्रक होता है मीटर। लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर। और साथ ही साथ चौड़ाई भी जो है वो भी तो एक तरह का दूरी ही है। चौड़ाई भी एक तरह का क्या है? दूरी ही है। तो चौड़ाई का भी ऐसा मात्रक क्या होगा? मीटर ही होगा। तो मीटर गुने मीटर हो जाता है मीटर स्क्वायर। मीटर गुने मीटर क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसीलिए आप लोग कहते हैं कि क्षेत्रफल जो है ना हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर, या 25 cm स्क्वायर, या 25 फीट स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो जो क्षेत्रफल है वो लंबाई और लंबाई के मेल से बना हुआ है। यानी कि 2 बार लंबाई का क्या किया गया है? इसमें उपयोग किया गया है। लंबाई का कितनी बार उपयोग किया गया है? तो इसमें 2 बार लंबाई का उपयोग किया गया है। अगर हम इसी तरह से बात करेंगे आयतन के बारे में, किसके बारे में? तो आयतन के बारे में अगर प्यारे बच्चों हम बात करते हैं तो आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई और गुने क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर, चौड़ाई जो है वो भी तो एक तरह का दूरी ही है, तो दूरी को भी हम मीटर में ही मापते हैं। और ऊंचाई भी एक तरह का दूरी है तो इसको भी मीटर में मापते हैं। तो मीटर गुने मीटर ये हो जाएगा मीटर का पावर 3। तो बताइए यहाँ पर 3 बार मीटर का प्रयोग करके किया गया है कि नहीं? तो आयतन क्या हुआ? आयतन हो गया आपका व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, जो उसके हेल्प से बनाया गया है। एक और बात करते हैं दाब के बारे में। किसके बारे में? दाब के बारे में। तो दाब इंग्लिश में इसे प्रेशर कहते हैं। दाब जो है ये एसआई मात्रक के तहत मूल मात्रक नहीं है, ये व्युत्पन्न मात्रक है। तो व्युत्पन्न मात्रक है तो भाई आखिर दाब है क्या? दाब का जो सूत्र होता है प्यारे साथियों वो होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। बल बट्टा क्षेत्रफल। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? बल बट्टा दाब का फार्मूला अगर देखा जाए तो, क्योंकि जब तक फार्मूला नहीं निकालिएगा तब तक आप कैसे उसका ऐसा मात्रक निकाल पाइएगा। तो बल बट्टा क्षेत्रफल है। आप देख सकते हैं कि दाब 2 भौतिक राशि के मेल से बना हुआ, एक तो है बल और दूसरा है क्षेत्रफल। तो जो 2 या 2 से अधिक के मेल से बना होता है ना उसे व्युत्पन्न कहते हैं। अब आप बताइएगा अगर दाब का ऐसा मात्रक आप लिखना चाहते हैं तो बल का ऐसा मात्रक आपको पता होना चाहिए। तो सर यहाँ पर बल का ऐसा मात्रक तो न्यूटन आपने बताया है, तो बिल्कुल ठीक है, बल का ऐसा मात्रक क्या लिख लेते हैं हम? न्यूटन लिख लेते हैं। और प्रति क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे मीटर स्क्वायर। तो अब आपको आज के बाद कोई पूछेगा कि दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है तो क्या बताएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन और प्रति मीटर स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग पास्कल कहते हैं। जैसे हम केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं ना, उसी तरह से न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो पास्कल कहा जाता है इसी को, ठीक है। तो ये आपने दाब का सूत्र देख लिया। अगर आपको कोई कार्य का पूछ दे,
ठीक है, किसका पूछते, कार्य। तो कार्य देखिए, कार्य को इंग्लिश में वर्क कहते हैं। तो कार्य, कार्य का जो सूत्र होता है वो बल गुने विस्थापन होता है। क्या होता है, बल गुने विस्थापन। क्या होता है, बल और गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। अब समझिए कि विस्थापन क्या होता है। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है दो चीज़ों के बीच में, वही विस्थापन कहलाता है। अब आप सभी को पता है कि भाई बल का ऐसा मात्रक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, न्यूटन। तो बल का ऐसा मात्रक हम यहाँ पर लिख देंगे न्यूटन, और गुने में क्या होगा, तो विस्थापन। तो विस्थापन एक तरह का दूरी होता है, विस्थापन एक तरह का क्या होता है, दूरी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका घर है, ये आपका क्या है, घर, और ये है आपका स्कूल, ये क्या है, आपका स्कूल है। अब घर से स्कूल जाने के लिए डायरेक्ट रोड नहीं है, आप पहले यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ आते हैं, ऐसे करके जाते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, स्कूल ऐसे पहुँचते हैं। तो ये जो जिग जैक रोड आपने पार किया, ये दूरी पार किया आपने, ये दूरी कहलाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चले जाएंगे तो ये क्या है, विस्थापन है। ये क्या है, विस्थापन है। याद रखिए, किसी दो बिंदु के बीच के सबसे न्यूनतम दूरी को, सबसे छोटा दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन भी सर एक तरह का तो दूरी हो गया, विस्थापन भी एक तरह का क्या हुआ, दूरी हुआ। और दूरी का ऐसा मात्रक हमने पढ़ के आया है, मीटर होता है। दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर। तो विस्थापन का भी ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर। तो सर आप कहेंगे कि सर हम तो कार्य का ऐसा मात्रक जूल पढ़े, भाई इसी को जूल कहा जाता है, न्यूटन प्रति मीटर को ही जूल कहा जाता है, न्यूटन प्रति मीटर को ही प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, तो जूल कहते हैं। ठीक है ना। तो एग्जाम में अगर ऑप्शन में जूल ना दिखाई दे तो न्यूटन मीटर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, न्यूटन मीटर दिखाई देगा। इसी तरह से अब एक चीज़ है विभव, एक चीज़ क्या है, विभव। विभव को भी देख लीजिए, समझ लीजिए कि विभव आखिर क्या होता है, कौन चीज़, विभव, विभव। ठीक है, जिसका ऐसा मात्रक होता है वोल्ट, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट। अब सबसे पहले समझिए कि विभव आखिर होता क्या है, विभव आखिर होता क्या है वो समझिए। विभव का जो सूत्र है वो होता है वर्क बट्टे कौन चीज, तो वर्क बट्टे यानी कि आवेश, यानी कि क्यू आवेश को, ठीक है, अनंत दूरी से किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जो काम किया जाता है उसे विभव कहते हैं। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो यहाँ पर वर्क जो है इसका ऐसा मात्रक जस्ट अभी देखे हैं आपकी जूल होता है। वर्क का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो वर्क का ऐसा मात्रक ऊपर क्या लिख देंगे हम लोग, जूल। क्या लिखेंगे, जूल। और नीचे क्या लिखेंगे, जो क्यू है इसका मात्रक कूलम होता है। क्या होता है, कूलम, या इसे कूलाम कहते हैं हम लोग, जूल प्रति कूलम। तो जूल प्रति कूलम को किसको, तो जूल और प्रति कूलम को हम लोग क्या कहते हैं, तो वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। आधा लॉ होगा, वोल्ट कहते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। तो विभव का ऐसा मात्रक क्या हो गया, वोल्ट हो गया। कैसे निकाला गया वो आपने देखा, जूल प्रति कूलम। तो जूल प्रति कूलम को क्या बोलेंगे हम लोग, वोल्ट कहेंगे। इतना चीज़ आप ध्यान रखिए। व्युत्पन्न राशि से तो आप देखते हैं कि जितने भी व्युत्पन्न राशि हैं वो दो या दो से अधिक राशियों के मेल से बना हुआ है, तो इसीलिए तो हम इसे व्युत्पन्न कहते हैं। लेकिन आपने इससे पहले 7 जो देखा है वो अकेला है, वो स्वतंत्र है, उसमें कोई नहीं मिला हुआ है, इसीलिए उसे हम जो है ना मूल भौतिक राशि कहते हैं। अब कुछ जो लाइन वाइज हमारा क्वेश्चन टाइप चीज होगा उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश वर्ष प्रकाश का मात्रक नहीं है, ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, दूरी का। एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच का जब दूरी निकालना होता है, लंबा लंबा दूरी, जिसे खगोलीय दूरी कहते हैं। तो लंबा लंबा दूरी मीटर में या किलोमीटर में नहीं मापते हैं, प्रकाश वर्ष में मापते हैं। ये प्रकाश वर्ष आखिर है क्या, तो एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय करता है ना उसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। मान लीजिए कि यहाँ से आपने टॉर्च जलाया और ये एक वर्ष में जितना दूर तक चला जाएगा, एक वर्ष में यानी कि 365 दिन में जितना दूरी तक चला जाएगा उसी दूरी को हम कहेंगे एक प्रकाश वर्ष। क्या कहेंगे, तो एक प्रकाश वर्ष कहेंगे। ठीक है ना। तो ये प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। तो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो आप प्रकाश का नहीं बोल दीजिएगा, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। जैसे एक ग्रह से दूसरे ग्रह का दूरी निकाला जाएगा तो वो प्रकाश वर्ष में निकाला जाएगा। अब दूसरा है कि ओम गुने मीटर किसका मात्रक है, तो ओम गुने मीटर जो है
याद रखिएगा कि प्रतिरोधकता का मात्रक या इसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, उसका मात्रक होता है। तो ओम गुण मीटर या ओम मीटर, आप इसको शॉर्टकट में ओम मीटर भी बोल सकते हैं। ओम जो होता है वो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। ओम किसका मात्रक? प्रतिरोध का। लेकिन ओम मीटर किसका? तो प्रतिरोधकता का, या इसे ही विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने देखा। अगला हम बात करेंगे साथियों कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो अभी जस्ट तो बोले हम आपको कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसके बाद याद रखिएगा कि बल, वेग, विद्युत धारा व कार्य में, ठीक है, मूल भौतिक राशि कौन है। देखिए हो गया, अभी पूछ लिया कि इस सभी में मूल कौन है। तो आप बताएंगे कि बल तो हम जस्ट देखे हैं व्युत्पन्न है, वेग भी व्युत्पन्न होता है क्योंकि ये साथ में नहीं था। तो साथ में सर एक ही चीज था, विद्युत धारा। कौन था? विद्युत धारा, जिसका ऐसा मात्रक था एम्पियर। तो इस सभी में जो मूल भौतिक राशि है वो विद्युत धारा है। वो कौन है? विद्युत धारा है। अगला है कि बल, दाब, वेग व त्वरण में कौन सी अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश और सदिश हम आपको अभी शॉर्टकट में बताते हैं, आगे इसी क्लास में आज ही आपको डिटेल में भी बताएंगे कि अदिश क्या होता है और सदिश क्या होता है। तो अदिश याद रखिए, अदिश राशि वह है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। यानी कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड को हम हिंदी में कहेंगे परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। और सदिश वह होता है जिसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। उदाहरण के तौर पर हम आपको आगे सिखाएंगे पूरे डिटेल में, तो धैर्य रखिए हल्का। अभी तत्काल यहाँ समझिए कि बल, दाब, वेग और एक है त्वरण, इस चारों में कौन सी जो है अदिश राशि है। तो बताइएगा कि दाब जो है ना अदिश राशि है। दाब क्या है? अदिश राशि है। ये बात आप याद रखिएगा। अभी यहाँ पर देख लीजिए अदिश और सदिश के बारे में डिटेल कहानी। इधर हमने लिखा है अदिश राशि और इधर हमने लिखा है सदिश राशि। भाई अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है? तो याद रखिए, सीधा बोलिएगा कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, दिशाओं की नहीं। इसको दिशा की जरूरत नहीं होती है, अतः इन्हें सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है। तो पूछेगा निम्नलिखित में से किसको बीजगणितीय विधि से जोड़ सकते हैं? तो अदिश राशि को। सदिश राशि को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर, और वेक्टर को जोड़ने के लिए अलग जो है ज्यामितीय विधि का प्रयोग किया जाता है। तो उसका तो अभी आप नहीं पढ़ेंगे। तो सीधा आप समझे कि अदिश राशि क्या है। तो जिसको व्यक्त करने के लिए केवल जो है परिमाण का जरूरत पड़ता है, इसको दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे हम बोलते हैं अदिश। और दूसरा क्या है भाई? सदिश है। तो सदिश कौन होगा? वे भौतिक राशियां जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं सदिश राशि। और ये जो है ना जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन करती हैं। जोड़ के किस नियम का पालन करती है? अगर इसको जोड़ने के लिए साधारण बीजगणितीय नियम से नहीं जोड़ सकते हैं, इसको त्रिभुज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना। तो त्रिभुज के नियम से इसे क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। अब आप जरा ये तो परिभाषा सुना आपने, अब प्रैक्टिकल रूप में समझिए कि आखिर किसे अदिश कहेंगे और किसे सदिश कहेंगे। तो आप पहला ही उदाहरण देख लीजिए। दूरी जो है वो अदिश है और विस्थापन जो है वो सदिश है। दूरी क्या है? अदिश है। विस्थापन क्या है? सदिश है। तो दूरी और विस्थापन को रिलेट करके यहाँ पर सीख लीजिए। अभी जस्ट हम आपको बताएं कि मान लीजिए ये आपका क्या है? होम है, आपका अपना घर है, और यहाँ पर स्कूल है। यहाँ पर क्या है? स्कूल है। अब आप अपने घर से स्कूल जाने के लिए जो रोड होगा उस रोड से ही जाएंगे। तो मान लीजिए कि रोड कुछ ऐसे था, यहाँ आया रोड, फिर यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ आपके स्कूल पर गया, ठीक है। तो ये जो दूरी आपने तय किया, ये जो तय किया, ये है दूरी। मान लीजिए कि आपके घर से ए बिंदु तक आया, फिर आप और ए से आया बी पर, अब बी से फिर गया स्कूल। तो आपके घर से ए बिंदु तक का दूरी था मान लीजिए 10 मीटर। कितना मीटर? 10 मीटर। ए से बी के बीच का दूरी था मान लीजिए 20 मीटर। कितना मीटर? 20 मीटर। और बी से जो स्कूल का दूरी था वो भी मान लीजिए कि था आपका 10 मीटर। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताओ तुमने कितना दूरी तय किया, तुमने कितना दूरी तय किया? तो आप बोलेंगे कि सर हमने 10 मीटर प्लस 20 मीटर और प्लस 10 मीटर यानी कि 40 मीटर दूरी तय किया हमने। कितना मीटर दूरी?
40 मीटर। 40 मीटर में कभी आप उत्तर की दिशा में जा रहे हैं, कभी पूरब की दिशा में जा रहे हैं, कभी दक्षिण की दिशा में जा रहे हैं, इसमें डायरेक्शन फिक्स ही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि रोड डायरेक्ट होता, आपके घर से डायरेक्ट ये रोड जाती यहाँ, तो ये जो दूरी है वो मात्र 20 मीटर प्रति, कितना मीटर प्रति, 20 मीटर प्रति मान लीजिए। तो ये वाला H से S का जो डायरेक्ट दूरी है यही विस्थापन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, विस्थापन। यही क्या कहलाता है, तो हम इसे ही विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन कितना है, तो 20 मीटर। 20 मीटर। अब आपको अगर कोई पूछेगा कि बताओ स्कूल आपके घर से कितना मीटर दूर और किस दिशा में है, स्कूल आपके घर से कितना मीटर दूर और किस दिशा में है, तो आप बताएंगे कि देखिए हमारे घर से स्कूल का जो डायरेक्ट दूरी है ना वो तो 20 मीटर ही है, 20 मीटर ही है। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं दिशा कि किस दिशा में है, तो हमारे घर से स्कूल जो है ना वो पूरब दिशा में है। किस दिशा में, तो पूरब दिशा में। क्या बताइएगा, पूरब दिशा में। तो यहाँ पर विस्थापन में आप कह सकते हैं 20 मीटर पूरब। विस्थापन में क्या कह सकते हैं, 20 मीटर पूरब। लेकिन दूरी में आप पूरब पश्चिम नहीं कह सकते, क्योंकि दूरी में कभी आप पूरब की दिशा में चल रहे हैं, कभी दक्षिण की दिशा में, कभी उत्तर की दिशा में। तो दूरी में हम दिशा नहीं लगा सकते हैं कि पूरब की दिशा में, कि पश्चिम की दिशा में, कि ऊपर की दिशा में, कि नीचे की दिशा में, ठीक है। लेकिन विस्थापन में ये जो है ना दिशा हम लगा सकते हैं। विस्थापन कितना आपसे घर के स्कूल के बीच का, तो 20 मीटर पूरब, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है यही कहलाता है परिमाण। ये क्या कहलाता है, परिमाण। और ये चीज़ क्या कहलाता है, दिशा। ये चीज़ क्या कहलाता है, दिशा। तो जितने भी अदिश राशि होंगे उसमें केवल परिमाण होगा, ठीक है। और जो सदिश होगा इसमें परिमाण भी और दिशा भी, दोनों चीज होगा। कुछ समझ में आया। अब एक दो उदाहरण का और बात करते हैं, याद रखिएगा। इसी तरह से चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, ये विद्युत धारा, ये सभी अदिश है। क्योंकि इसमें आप दिशा नहीं देखे होंगे कभी। कभी आप सुने हैं कि क्षेत्रफल जो है ना वो उसमें दिशा लगा हुआ, नहीं, क्षेत्रफल में आप दिशा नहीं लगा देखेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे कि 5 मीटर स्क्वायर पूरब या 5 मीटर स्क्वायर नीचे, ऐसा तो नहीं देखे हैं, या 5 मीटर स्क्वायर ऊपर। तो ये जितने भी हैं इसमें दिशा नहीं लगाया जाता है, यानी कि ये अदिश राशि हुए, यानी कि ये क्या हुए, अदिश राशि। लेकिन दाहिने साइड जितने भी हैं सब में दिशा का प्रयोग किया जा सकता है, इसीलिए उसे सदिश कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, वेग में भी लगा सकते हैं कि घोड़ा, ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से पूरब की दिशा में जा रहा है। बल में भी दिशा लगा सकते हैं। कैसे दिशा लगाएंगे, देखिए, मान लीजिए कि यह कोई बॉक्स है, ये कोई क्या है, ये कोई बॉक्स है, और इस बॉक्स में आप जो है बल लगा रहे हैं। यहाँ पर आप खड़े हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, और इस बॉक्स में क्या कर रहे हैं, तो बल लगा रहे हैं। इस बॉक्स में अपने हाथों से बल लगा रहे, धक्का दे रहे हैं। तो आप क्या कर रहे होंगे, बल लगा रहे होंगे। तो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो मान लीजिए कि 5 न्यूटन का आप इस पर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। किस दिशा में, तो पूरब की दिशा में। आप बॉक्स को किसी न किसी दिशा में धकेल रहे हैं ना, पूरब की दिशा में या पश्चिम की दिशा में, तो बल जो है उसमें दिशा भी होता है। जैसे आप मान लीजिए कि बल आप किसी पर नीचे की, ऊपर से आप इस पर चढ़ जाइएगा और ऊपर से नीचे की ओर बल लगाइएगा, तो हम बोलेंगे कि 5 न्यूटन का बल नीचे की दिशा में लग रहा है। अगर कोई आदमी इधर से आएगा, इधर से इसको धक्का देगा ऊपर की ओर, तो हम बोलेंगे कि 5 न्यूटन का बल ऊपर की ओर लग रहा है। तो ऊपर, नीचे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब क्या है, ये सब दिशा होती है। और जितने भी इसमें राशि है सब में दिशा का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि आपका विस्थापन है, वेग है, बल है, संवेग है, त्वरण है, भार है, विद्युतीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये सभी में। तो इस सभी को एक बार आप याद जरूर रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में आएगा ऐसे क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। तो वहां पर आपको बताने में हो जाएगा बड़ा दिक्कत। तो जितना हमने एग्जाम्पल लिखा है ना वो बहुत महत्वपूर्ण वाला ही लिखा है, इतना सही क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। तो इसको जरूर एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा कि कौन अदिश है
और कौन सदिश है। ठीक है, अब हम आशा करते हैं कि अदिश और सदिश तो आपका जरूर क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए और फास्ट में आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, वन लाइनर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि विस्थापन, त्वरण, बल और आयतन में से कौन सदिश राशि नहीं है, यानी कि अदिश है। तो आयतन अदिश है, आयतन में दिशा का प्रयोग नहीं किया जाता है, यह एक अदिश राशि है, यह सदिश राशि नहीं है, यह आप याद रखेंगे। अगला है कि समय, चाल, विस्थापन व दूरी में से कौन सदिश राशि है। तो विस्थापन सदिश राशि है, क्योंकि अभी जस्ट हम बोले हैं कि 20 मीटर पूरब या 20 मीटर पश्चिम चला तो ये विस्थापन कहलाएगा, तो इसमें दिशा भी लगता है। संवेग या संवेग बोल लीजिए, या दाब बोल लीजिए, ऊर्जा बोलिए, या कार बोलिए, कार्य में से कौन सदिश राशि है। तो आप बोलेंगे संवेग, ठीक है ना। तो संवेग कौन सा राशि है, तो संवेग है आपका कौन राशि, तो संवेग बोलेंगे सर ये एक सदिश राशि है, ठीक है ना। मास इंटू एक्सीलरेशन ही संवेग होता है। आगे बढ़िए, अगला है कि आयतन, द्रव्यमान, बल व लंबाई में से कौन अदिश राशि नहीं है। अब देखिए घुमाएगा आपको, अदिश राशि नहीं है इसका मतलब सदिश कौन है ये पूछ रहा है। तो बोलिएगा कि बल एक सदिश राशि है, जबकि आयतन, द्रव्यमान, लंबाई ये सारे के सारे अदिश राशि हैं, ठीक है, ये सदिश और ये सारे अदिश। अगला हमारा है कि बैकुरल, ठीक है ना, बैकुरल, रदरफोर्ड व क्यूरी किसके मात्रक हैं। तो बैकुरल हो या रदरफोर्ड हो या क्यूरी हो, ये जो है ना रेडियो सक्रियता के मात्रक हैं, याद रखेंगे। 1 बैकुरल बराबर होता है 1/6 एक 6 क्या होता है, सेकेंड होता है। ये नहीं पूछेगा, लेकिन आप फिर भी अगर याद रखते हैं तो बिल्कुल अच्छा ही होगा। दूसरा क्या है कि कूलाम, वोल्ट, वाट व एम्पियर में से विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है, ठीक है। तो विद्युत धारा का मात्रक तो भाई एम्पियर होगा। इस सभी में से विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, जस्ट हम आपको बता के आए हैं। इसके बाद हर्ट्ज, हर्ट्ज किसका मात्रक है, हर्ट्ज को HZ से सूचित करते हैं, किससे, तो HZ से। और हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है, ध्वनि की आवृत्ति का, किसी भी चीज़ का जो आवृत्ति है उस सभी की आवृत्ति का हर्ट्ज ही मात्रक है। याद रखिएगा कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को हम सुन सकते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि कितना से कितना हर्ट्ज, और पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कितना से कितना हर्ट्ज के ध्वनि को मनुष्य के द्वारा सुना जा सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से कम अगर रहेगा 19-18 तो नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वो बहुत धीमा आवाज़ हो जाएगा। और 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज की आवाज़ को सुनने की कोशिश करिएगा तो कान फट जाएगा, बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि प्रतिबल, बल, इसके बाद जो है विकृति तथा दाब में से किसका कोई मात्रक नहीं होता। तो कोई मात्रक किसका नहीं होगा, देखिए प्रतिबल का तो मात्रक होता है, बल का भी होता है, लेकिन विकृति का मात्रक नहीं होता है। किसका मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होते हैं। कई ऐसे भी राशियां हैं जिसका मात्रक नहीं होता है, उसे मात्रक विहीन कहते हैं, ठीक है, या यूनिटलेस कहते हैं, ठीक है। तो विकृति का अगर देखा जाए तो सूत्र क्या होता है, विकृति का सूत्र होता है लंबाई में परिवर्तन, ठीक है ना, यानी कि चेंज इन लेंथ। तो हम कह सकते हैं इसका सूत्र होता है लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, ठीक है, लंबाई में परिवर्तन और बट्टा में मूल लंबाई, मूल लंबाई, मूल लंबाई। तो देखिए ऊपर भी लंबाई है, नीचे भी लंबाई है, तो लंबाई का ऊपर में ऐसा मात्रक मीटर होगा, नीचे भी ऐसा मात्रक मीटर होगा। अब मीटर से मीटर कट जाएगा तो इसका ऐसा मात्रक कुछ बचेगा ही नहीं, इसका ऐसा मात्रक कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे साथियों कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का मात्रक हम आपको बताए हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग पास्कल कहते हैं, अभी हम आपको थ्योरी में बताए हैं। इसके बाद एंगस्ट्रम किसका मात्रक होता है। तो एंगस्ट्रम जो है वो याद रखिएगा कि तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, वेवलेंथ, यानी कि तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक होता है। एंगस्ट्रम को कुछ ऐसे ए के ऊपर 0 से सूचित किया जाता है। ये बात आप यहाँ पर याद रखने की कोशिश करेंगे। ध्वनि की प्रबलता, ठीक है, तो ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा मापी जाती है। तो ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा,
ध्वनि तरंगों के आयाम द्वारा मापा जाता है, ये आप याद रखेंगे। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है ये ध्वनि का मात्रक क्या है। तो आवृत्ति का मात्रक था हर्ट्ज, लेकिन ध्वनि का मात्रक तो बोलिएगा डेसिबल, डीबी, डेसिबल। आपने कई बार सुने होंगे कि आज देखिए क्रिकेट ग्राउंड में 150 डीबी का आवाज़ हो रहा है, ठीक है। तो डेसिबल, डीबी मतलब डेसिबल, जितना डीबी वैल्यू ज़्यादा होगा इसका मतलब शोर उतना ही जोर का हो रहा है, ठीक है। इसके बाद प्यारे साथियों हम बात करेंगे कि वर्ष, दिन, प्रकाश वर्ष, घंटा में से समय की इकाई कौन नहीं है। देखिए आपको लगेगा कि सर वर्ष तो समय का इकाई है ही, दिन भी समय का इकाई है, घंटा भी समय का इकाई है। चूंकि इसमें प्रकाश वर्ष लगा है तो कई सारे लोग सोच लेंगे कि ये भी समय का इकाई है। नहीं, हमने आपको बताया है कि प्रकाश वर्ष समय का इकाई नहीं है, ये तो दूरी का इकाई है। इकाई को ही हम लोग मात्रक भी कहते हैं, इंग्लिश में यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। जो याद रखिएगा कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। कोई भी प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगी उसे ही हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। बाहर का बात करिए तो बाहर का ऐसा मात्रक, ऐसा मात्रक जो है याद रखिएगा न्यूटन होता है। बाहर का ऐसा मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है, तो आप बताएंगे सर कि बाहर का ऐसा मात्रक तो न्यूटन होता है, ठीक है। और बल का भी न्यूटन होता है, दोनों का सेम है। अगला बात करते हैं कि संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो संवेग जो है वो मास गुने एक्सेलरेशन होता है, मास गुने एक्सेलरेशन होता है, मीटर प्रति सेकंड है ना। तो मास गुने वेग, मास गुने वेग होता है, यानी कि द्रव्यमान गुने वेग को समवेग कहते हैं। द्रव्यमान गुने वेग को समवेग कहते हैं। तो इसका आपको मात्रक पूछा जा रहा है। तो द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का आप सभी जानते हैं केजी होता है, और ये केजी यानी कि किलोग्राम लिखा ही है। और जो वेग होता है उसका होता है मीटर प्रति सेकंड। तो केजी मीटर प्रति सेकंड, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड संवेग का ऐसा मात्रक हो जाएगा। और संवेग का सूत्र याद रखिएगा, द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग। अगला है कि उद्योगों में शक्ति की इकाई क्या होती है। तो शक्ति की होती है अश्व शक्ति, जिसको हॉर्स पावर कहते हैं। और याद रखिएगा 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 HP बराबर, कई बार वैल्यू पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा 1 HP बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट, WATTS, ठीक है ना, WATTS वाट्स। ये वैल्यू भी आप जरूर याद रखिएगा, 1 HP बराबर कितना वाट्स होता है, ठीक है। तो जो ये होते हैं मतलब इंजन होते हैं, उसके शक्ति को जनरली HP में दिखाया जाता है कि 5 HP, 10 HP, 15 HP के इंजन, ठीक है। अगला है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम्ब। कूलम्ब को कई जगह पे कूलाम भी लिखता है, या इसे आप एम्पियर प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक एम्पियर प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तो एम्पियर प्रति सेकंड भी आप कह सकते हैं। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए, जो कि आपके सामने है, भौतिक राशि व उनके मात्रकों का सही मिलान करें। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का जो घनत्व है उसका ऐसा मात्रक टेस्ला होता है ना। स्वप्रेरण का हेनरी होता है। चुंबकीय फ्लक्स का अगर पूछ ले तो वेबर होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि शक्ति, घनत्व, बल व कार्य में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो बताइए इसमें से ऊर्जा की इकाई के समान किसका है, तो कार्य का। कार्य का जो है वो याद रखिएगा ऊर्जा इकाई समान होता है। शक्ति, घनत्व, बल व कार्य में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो कार्य जो है, कार्य व शक्ति व कार्य की दोनों की इकाई जूल ही होती है, और उष्मा का भी जूल ही होता है। उष्मा का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है, लेकिन उष्मा का ऐसा मात्रक जो है ना वो आप याद रखें केल्विन होता है। हीट का ऐसा मात्रक केल्विन होता है, तो वो तो अलग बातें हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि घनत्व, सापेक्षिक घनत्व और विस्थापन, ठीक है, और दाब में से किसका कोई मात्रक नहीं होता। तो याद रखिएगा कि सापेक्षिक घनत्व जो होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऊपर भी घनत्व होता है नीचे भी घनत्व, तो घनत्व का हो जाएगा आपका मीटर, जो भी इसका मात्रक होता है वो दोनों ऊपर नीचे होने कारण कैंसिल हो जाता है। तो सापेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक ही नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। ये बात आप याद रखेंगे।
इसके बाद है गैलन द्वारा किसका मापन किया जाता है। तो आपने गैलन के बारे में सुना होगा कि इतना गैलन तेल हमने मंगवाने का काम किया। तो गैलन जो है ना, याद रखिएगा, गैलन प्रायः आयतन की माप है, ठीक है ना, मापने में इसको प्रयुक्त किया जाता है। और 1 गैलन बराबर 3 दशमलव कितना 785 लीटर होता है। 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। यह बात भी आप प्यारे बच्चों क्या करें, याद रखें। इसके बाद है सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो इसको कहते हैं खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी या खगोलीय इकाई कहते हैं, एयू कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और 1 एयू बराबर होता है 1.495 × 10⁻11 मीटर। इस एग्जाम में अगर ऐसे पूछ लेगा कि 1 एयू बराबर कितना मीटर होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर, एक खगोलीय इकाई बराबर कितना मीटर, तो 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। इसके बाद केल्विन किसका मात्रक है। तो केल्विन ताप का मात्रक है। केल्विन किसका मात्रक है, ताप का। ताप का बहुत सारा मात्रक हम पढ़ाने वाले हैं आपको, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, इसके बाद केल्विन, ठीक है, इसके बाद रूबिडियम, ये सारे चीज़ हम आपको आगे बताने वाले हैं। इसके बाद साथियों आपके सामने है कि भौतिक राशियाँ व उनके मात्रकों का सही मिलान। देखिए आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है जिसे Hz से सूचित करते हैं, जस्ट हम आपको बताए थे। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। दाब का जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसे ही हम पास्कल कहते हैं। विद्युत चालकता का ऐसा मात्रक जो है साइमंड्स होता है। और विद्युत विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर होता है, क्योंकि विस्थापन भी एक तरह का दूरी ही होता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं और अगला बात करते हैं हम लोग विभवांतर के बारे में। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो बोलिएगा विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। अभी जस्ट हम आपको बताए भी थे वोल्ट के बारे में। अगला है ओम, किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो ओम जो है वो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है, लेकिन ओम मीटर बोलेगा तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होगा। गुरुत्वीय त्वरण व त्वरण का मात्रक होता है। गुरुत्वीय त्वरण बोलिए, जैसे सीधा आप त्वरण भी बोल सकते हैं, जिसको ए से सूचित करते हैं, और उसको तो गुरुत्वीय त्वरण को जी से और इसको ए से सूचित करते हैं। तो दोनों का एक समान होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोनों त्वरण का ऐसा मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, वो जी का हो या फिर ए का हो। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि कार्य व ऊर्जा भौतिक राशि की क्या इकाई होती हैं। तो कार्य का और ऊर्जा का दोनों का होता है जूल। कार्य हो या ऊर्जा हो, दोनों का जो इकाई होगा यानी कि यूनिट होगा वो क्या होगा, जूल होगा। नेक्स्ट साथियों हम बात करते हैं कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है। तो जस्ट बता के आए हैं दाब का, बता के आए हैं कि दाब का यानी कि प्रेशर का, फोर्स बट्टा एरिया होता है कि नहीं। और दूसरा बताइए, ये हल्का आप समझ लीजिए कि रिवीजन टाइप चीजें चल रही है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर किसका मात्रक होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, याद रखिएगा कि सार्वत्रिक गुणांक नियतांक का ऐसा मात्रक होता है जिसे जी कहते हैं। क्या कहते हैं, जी, जिसे क्या कहते हैं, जी। देखिए आप लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि किसी भी दो वस्तु के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स बराबर होता है जी इंटू m1, ठीक है, m2 और बट्टे आर स्क्वायर, m1 m2 बट्टे आर स्क्वायर। जो m1 m2 है दोनों वस्तु का मास है, और r दोनों वस्तु के बीच का दूरी है, और g यही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और f बल है। इस फार्मूला में जो g है ना, g, अगर g का वैल्यू निकालने चाहिएगा तो g बराबर होगा f इंटू आर स्क्वायर बट्टे m1 गुने m2। तो f का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। जो r है वो दूरी है, और दूरी का ऐसा मात्रक होता है मीटर। और जो m1 m2 है क्या है भाई, वजन है। तो वजन का होगा, इसका भी केजी, इसका भी केजी, तो केजी गुने केजी, केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि बड़ा जी जो होता है, कौन जी, बड़ा जी का ऐसा मात्रक, किसका मात्रक, SI। तो बड़ा जी का ऐसा मात्रक, छोटा जी का तो अभी जस्ट आप लोगों ने देखा कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन अगर बड़ा जी पूछेगा तो बड़ा जी का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, तो यह चीज़ें आप यहाँ तक जो है ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। इसके बाद बात करते हैं कि कार्य व ऊर्जा, विस्थापन व दूरी तथा गति व वेग की
इकाइयाँ एक समान होती हैं जो क्रमशः हैं। देखिए याद रखिएगा कि कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा मात्रक जूल होता है, विस्थापन और दूरी दोनों का ऐसा मात्रक मीटर होता है, गति हो या वेग हो दोनों का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। याद रहेगा इतना बात। इसके बाद याद रखिए कि भार, बल और उत्प्रेक्षण की क्या इकाई होती है जो एक समान है, तो होता है न्यूटन। भार हो या बल हो या उत्प्रेक्षण हो, ठीक है, इस तीनों का ऐसा मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। और न्यूटन को हमने आपको बता रखा है कि केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हम बोलते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है देख लेते हैं कितना बाकी है, तो फिर हम इसी के अनुसार आगे भी क्या करेंगे देखेंगे, नहीं तो फिर आज के क्लास को यहाँ पर ही क्या करेंगे, रोकेंगे। एक सेकेंड रुक जाइए। 23 तक हो चुका है, तो एक काम करते हैं जो है हम लोग अब आज इतना ही रखते हैं, और इससे आगे के जो भी चीज़ें होंगे, क्योंकि क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो चैप्टर बड़ा है तो हम शॉर्टकट तो मारेंगे नहीं, पढ़ाएंगे तो पूरे डिटेल में ही, तो इसीलिए हम आज क्लास को यहाँ पर ही रोकते हैं। अगले क्लास में और इससे आगे बात करी जाएगी, बहुत ही महत्वपूर्ण सब चीज़ों का हम पढ़ाई करने वाले हैं अगले क्लास में। तो अगला क्लास आप लोग शुरू से अंत तक क्या करिएगा, जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGRS स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।